हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया, बेसिकली 8th क्लास है हमारी और 8th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड, और इसी में मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत सारी चीज़ों को आपका देख चुके हैं और आज हम इस चैप्टर को अपना अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। तो अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से कोई डाउट है बच्चों, जनजाति आदिवासी से संबंधित? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो कहाँ तक हम लोग इस चैप्टर में देख चुके थे? इतना तो आपको याद ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग इनको कल गौर करके बहुत अच्छे से देख चुके थे। क्लियर है? आदिवासी समूह, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वन कानून और उनका प्रभाव, यानी कि जब वन कानून को लागू किया गया तो जो आदिवासी लोग थे उनके जीवन पर किस तरह से आपका प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को हम लोग आपका समझने की या आप कह सकते हैं जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस वन प्रभाव से जो है उनको वो आपके प्रभावित हुए। ठीक, तो हम वन कानून को समझने की और उसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे और इनको भी हम लोग इसी लेक्चर के अंतर्गत आपका गौर करके एक एक करके देखेंगे। क्लियर है बच्चों? किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं कि वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। कह रहे जो भी आदिवासी लोग थे, जो उनका जीवन एक किससे जुड़ा हुआ था आपका, जो बेसिकली वहाँ के जंगल हैं, उसी जंगल से ये सारे जीवन आपके जुड़े हुए थे। वन कानून में आए बदलावों से आदिवासी का जीवन पर भी भारी असर पड़ा। कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये वन कानून बने तो इन वन कानून से भी उनके जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया, सारे जितने फॉरेस्ट कवर एरिया थे उन पर अपना राज कर लिया और क्या किया कि जंगल को राज्य की जो संपत्ति थी वो आपका संपत्ति को घोषित कर दिया कि राज्य की संपत्ति क्या होगी और उसको उन्होंने बता भी दिया। अब देखिए, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। जैसे ऐसे जंगल होते थे जिन्हें जंगल की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा की जा सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं इमारती कुछ इस तरह की लकड़ियां होती हैं। आप देखते हैं बंगल हमारे जंगलों से चंदन, महोगनी, साल, शीशम, स्प्रूस की जो महंगी महंगी आपकी लकड़ियां हैं वो आपकी मिलती हैं। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। कह रहे जो जंगल है इनमें आप अच्छे से घूम नहीं सकते, कहीं भी आप झूम खेती नहीं कर सकते, आप फलों को इकट्ठा नहीं कर सकते और यहाँ के जो पशु हैं आप उनका शिकार करने की भी इजाजत नहीं थी। आप ये सारे काम कोई से नहीं कर सकते थे। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह से जिंदगी जी रहा था, इसलिए उसमें से बहुत कम तो काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन इलाकों में जाना पड़ता था। कैसे था कि बहुत सारे लोगों को बाप का मजबूरन उनको दूसरे जो इलाके हैं उन इलाकों में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासी के रहने की पाबंदी लगाई, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ियों को एक जगह से दूसरी ला जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। अब उन्होंने क्या कर दिया कि हमको रेलवे के स्लीपर लगाने के लिए, स्लीपर जानते हो क्या होता है?
स्लीपर बेसिकली जो आप देखते हैं, जब रेलवे की पटरी बिछती थी तो नीचे लकड़ी के जो आपके शीट लगती थी, उस सीट को स्लीपर कहते थे। और जो आपके डब्बे बनते थे रेलगाड़ियों के, तो उसके नीचे भी आपका यही बिछता था, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर होता था। ठीक। अब उनके लिए मजदूर कहां से आएंगे? तो ये किसके सामने समस्या पड़ गई? अंग्रेजों के सामने। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकार जंगल के छोटे कोने दे दिए जाएंगे जहां वो खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग में मजदूरी करनी होगी। कि आप कहाँ रह सकते हैं, जो आपकी जमीन है आप उनमें रह सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि आपको जंगल में वन विभाग में नौकरी करनी होगी। क्या क्या होगा? मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह से बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांव बसाया। कि सस्ते श्रम कहां से मिलेंगे? इसी तरह से। और उन्होंने क्या बसा दिया? इस तरह से गांव बसा दिया। देखिए स्लीपर के बारे में लिखा है। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक शासन कानून का विरोध किया। कि बहुत सारे ऐसे औपनिवेशिक वन कानून थे जिन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तौर तरीकों से चलने से सरकार जिन्हें गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, कई बार उन्हें खुलेआम बगावत कर दी। 1906 के संग्रामा संगम में असम में 1930 में दशक के मध्य में प्रांत में ही वन सत्याग्रही इसी विद्रोह बन गए। और लोगों ने क्या किया? इसका विद्रोह भी किया। विद्रोह का मतलब होता है कि उन लोगों ने उनकी बातों का समर्थन नहीं किया। क्लियर है? ये आप देख लीजिए। तो समस्या क्यों पैदा हो रही थी, ये आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो कारण क्या था? कारण एक ही था कि वहां के लोगों को घर से जो बेघर कर दिया गया था, उसका यही मुख्य रूप से कारण था। देख लिए बच्चों? चलो आगे बढ़े। कह रहे व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारिक और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं, वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूर पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने लगा और आदिवासी समझने लगे थे कि कुछ क्या हुआ। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को ठीक से देखते हैं। कि जो रेशम उत्पादक हैं, जो लोग आपका रेशम को उत्पादन करते हैं, उनकी स्थिति को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से आपका देख लेते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता को आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम की उत्पादन पर जोर देने लगे। क्या होने लगा? वो लोग रेशम के उत्पादन जोर देने लगे। वर्तमान उत्तराखंड में स्थित हजीराबाद के आसपास में रहने वाले संथाल कीड़े पालते थे। रेशम बेसिकली होता क्या है? एक आपका कीट होता है और कीट से ये रेशम पैदा होता है। रेशम के व्यापारी एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उन्हें कृषि कोष में इकट्ठा करते थे। 1000 कृषि श्रमिकों को 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन श्रमिकों को बारदाना भेजा जाता था। उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और आपका रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी मात्रा में बिचौलिया को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा था, स्वाभाविक था, और यह बहुत सारी आदिवासी समुदाय और व्यापारी को आसपास का ये अपना बड़ा दुश्मन मानते थे। देखिए अब एक महिला क्या कर रही है? महिला आपकी चटाई बना रही है। कौन है ये? आदिवासी महिला है। और आप इसको चटाई बनाते हुए देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस समय रेशम की मांग कैसे बढ़ रही थी। ठीक। और रेशम के लिए चीजें क्या हो रही थी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। चलिए
ये दो आपके इमेज को देखिए, बिहार के कोयला खनिक हैं और कैसे झझरिया और आपके रानीगंज से ये लोग आप कोयला निकाल रहे हैं। इनकी थोड़ी स्थिति को देखिए, थोड़ा आपको बड़ा आपको दया भी आएगी इन लोगों। चलिए देख लिया। अब कह रहे हैं कि काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर तक से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। चाय के बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी बड़ी संख्या में को भर्ती किया जाता था। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत तरफा भर्ती किया जाता था। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें घर वापस लौटने के नहीं देते थे। यानी कि केवल यही नहीं, उनको वो घर भी लौटने नहीं देते थे। नजदीक से नजर करें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश भर के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह में कानूनों ने अपने व्यवहार पर पाबंदी कर व्यापारिक महाजनों को शोषण के खिलाफ बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने 1855 में संथाल की आपकी बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र के बल्ली विद्रोह हुआ और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये भी इसी तरह का एक आपका विद्रोह था। बिरसा मुंडा के बारे में देखिए। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। इनके पिता बाप के गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों में बाप के चराए गुजरा। बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बिताते थे। परवरिश मुख्य रूप से बिहाड़ों में के आसपास जंगल में हुई थी। गरीबी और लाचारी से वहां पिता को काम करने की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बिरसा के अतीत में मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। अतीत मतलब जो पीछे स्टार्टिंग में कैसे थे, मुंडा कौन थे, ठीक है। और उन्हें कई बार समुदाय की सरकार मुखिया के विद्रोह का अवहेलना करते हुए देखा गया था। बिरसा समुदाय के लोग एक स्वर्ण युग बिताने की बात किया करते थे, जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से आजाद थे। तरह के आते सरदारों को कहना था कि एक बार फिर सामुदायिक परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए और खुद के इलाके में मूल निवासी ही वंशज माने जाएं। अपनी जमीन की लड़ाई में मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि उन्हें अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए कैसा लड़ना पड़ रहा है, जैसे कि अपनी मुल्क यानी कि देश की वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हो। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल के लिए उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला और यहीं उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग सामाजिक साम्राज्य का हिस्सा है। क्या सुना उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला और वहीं से उन्हें यह सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो। कैसे बन जाएं तो अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक वैष्णवी धर्म का प्रचारक के रूप में कुछ समय बिताया, जनेऊ धारण किया, सूता दया पर जोर दिया। कैसे किया? वैष्णवी पत्ति को बेसिकली उन्होंने फॉलो करा। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा ने जिन विचारों के संपर्क में आए, उन्होंने काफी गहरे तौर पर उनसे प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। उन्होंने मुंडा से आह्वान किया कि वे शराब पीने को छोड़ दें, गांव को साफ साफ रखें और कह रहे कि डायन और जादू दोनों विश्वास ना करें। यहां तक उन्होंने ध्यान दिया कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों से आपका विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। क्या किया? ये कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये मुंडा जो आपकी जीवन शैली जो परंपरा है उसको नष्ट कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया और वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। अनुयायी मतलब जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने क्या किया कि हम लोग अपने गौरवपूर्ण जो अतीत है हम उसको देखते हैं। वह अतीत के एक स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जब लोग अच्छा जीवन बिताएंगे, तटस्थ बने रहेंगे,
कुदरती झरनों को नियंत्रित करेंगे, पेड़ बाग पेट पालने के लिए खेती करते हैं, तो यह काल्पनिक युग मुंडाओं में अपनी ब्रादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते हैं, वे ईमानदारी से जीते हैं। बिरसा चाहते हैं कि लोग एक बार फिर जमीन पर खेती करें, तो उनकी इच्छा क्या थी कि जमीन पर फिर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। ये किसकी कोशिश थी? ये बिरसा की। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्य में बहुत ज्यादा परेशानी थी कि जिस तरह से ये बिरसा मुंडा का आंदोलन बढ़ रहा था, वो उनको बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिरसा मुंडा जो बिरसा आंदोलन कर रहा है ये बड़ी मात्रा में हैवी हो जाए और सारी प्रॉब्लम समस्या हमको इसमें आपका झेलनी पड़े, तो वो इनसे थोड़ा सा आपका परेशान था। देख लिया, यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। क्या हो जाए कि हर जगह आपका मुंडा राज स्थापित हो जाए, यानी कि हमारी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए जो हमको करना हम करेंगे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं का नष्ट करने का स्रोत मानते थे कि जितनी अगर हमने ऐसा कर दिया तो मुंडाओं की जितनी समस्या नष्ट हो जाएंगी। अंग्रेजों को भूतनियों और आपके परंपराओं व्यवस्था को नष्ट कर रही हैं और हिंदू भूस्वामी महाजन से जमीन छीनते जा रहे हैं और मिशनरी जो आपकी परंपरा है, संस्कृति का आलोचन करते थे। आंदोलन फैलने लगा। अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। दंगे फसाद के आरोप में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। 1857 में जेल से लौटने का बिरसा ने समर्थनों को जुटाया, गांव-गांव में घूमने लगे, लोगों को उस्काने और वहां परंपराओं के प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि वे नेतृत्व में समाज की स्थापना करें और रावण यानी कि दीकुओं और यूरोपियों को बाहर को दबाएं। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाने लगे। उन्हें थाने और पर्ची पर हमले करें, चर्चों पर हमला करें, थानों पर, और जो आपकी चर्च थी उन पर हमला किया। महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफेद झंडे में आपका उन्होंने अपना प्रतीक बनाया। 1900 देखिए क्या करने लगे, वो झंडे वगैरह बनाने लगे और जो उनके प्रतीक थे उनका प्रतीक था सफेद झंडा, ठीक। और 2 साल जेल में भी रहे और कोशिश क्या थी कि जो उनकी परंपरा है, भाषा, संस्कृति है, उसका वो प्रयोग कर सकें और उसको वैसे ही आपका रह सकें। क्लियर है? ये इसमें रखा गया। तो जितना अभी इतना पढ़ा, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देख लीजिए। इसके आगे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा अगर आप पढ़ो तो आपको मिलेगा कि सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हैजा हो गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। आंदोलन के 2 महीने थे। पहला, औपनिवेशिक सरकारों को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर करना जिसके जरिए दीकू लोगों को आदिवासियों की जमीन से कब्जा ना कर सकें। पहला काम यह था कि आदिवासियों को ऐसे कानून लागू करवाने हैं उनसे, ताकि जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जमींदार वगैरह, वहां ना पहुंच पाए। यहां तक कोई डाउट बच्चों? इन्हें फिर एक बार जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासनों के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के लिए आदिवासी सक्षम हैं और उन्हें अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए में उनको जारी रखने का काम है। क्या कर सकते हैं? उनको संघर्ष में और उसमें आपका अपनी चीजों को जारी रख सकते हैं। अब देखिए, पहला है, अब इसमें चैप्टर तो पूरा समाप्त है, अब इसके कुछ ऑप्शन बचे हुए हैं। चलिए पहले ये सही गलत करते हैं, फिर उसके बाद जो इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भरेंगे कि कौन सा सही है और इसमें कौन सा गलत। कौन बच्चा बताएगा? पहले इन चारों को पढ़ लीजिए, साथ में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो भी पूछ लीजिए। देख लिया? मिला बच्चों? कौन सही है, गलत है? चलिए एक एक करके हम इनको देखना शुरू करते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
तो पहले को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पहले मिलेगा झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते और बीज रोपते थे। तो ऐसा क्या कहना सही है या गलत? तो काश्तकार ना जुताई तो करते थे, उनको जो ऊपर की भूमि थी उसको खुरसते थे और वो क्या करते थे, जमीनों को बीजों को रोप नहीं करते बल्कि बीजों को बखेरते थे। अगर आप लोग पढ़ोगे तो बड़े अच्छे से ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। कह रहे हैं कि व्यापारी संथालों को कृषि को खरीदार से 5 गुना कीमत पर बेचते थे। बिल्कुल सही बात है। बिरसा ने ये मैंने पहले क्यों सही कर दिया, तो पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं कि बिरसा ने अपनी अनुयायियों से, जो उसके फॉलोवर थे, उनको आह्वान किया कि अब वे अपना शुद्धिकरण कराएं, शराब पीना छोड़ दे, डायन या जादू जैसी प्रथाओं पर यकीन ना करें। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी पढ़ा है। अंग्रेज आदिवासी की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? तो ये बात बच्चों बिल्कुल गलत है। वो आदिवासियों की जीवन पद्धति से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अगर किसी बात से लेना देना था तो वो केवल अपने स्वार्थ से उनको लेना देना था। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक देख लिए? किसी कोई समस्या, कोई डाउट, कोई क्वेरी? अंग्रेजों ने आदिवासी के रूप में वर्णन किया है। कौन है आदिवासी लोग? अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, किनको आदिवासी माना गया है, बताइए बच्चों। दूसरा है, झूम खेती के बीजों को बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तीसरा है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश डैश स्वामित्व मिला। और अगला है, असम के डैश डैश, बिहार के डैश डैश के काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। बताइए बच्चों, होमवर्क है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ और हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा कि कैसे आदिवासी समाज समूह आपका रह रहा था, कैसे अपना जीवन बसर कर रहा था। उपनिवेश के बाद कैसे समस्या आई, बिरसा मुंडा ने कैसे वहां के समाज संस्कृति को पुनः पूरित करने के लिए क्या क्या प्रयास करें, इन सभी चीजों को हम लोगों ने आपका देखा। फिल इन द ब्लैंक्स को बड़ा कुछ क्वेश्चन से आई हो आपने किए होंगे। तो फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग घर जाकर अपनी बुक को अच्छे से पढ़िए। चैप्टर में कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती मुझसे पूछिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए।